एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023-24 के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसमें हम जीके के टॉप क्वेश्चंस में भूगोल के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। गाइस आपको बता दें कि आज मैं आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहा हूं। अगले वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पॉलिटी, इकोनॉमिक, इस तरीके से पहले मैं आपके मैराथन क्लासेस कंप्लीट करवा दूंगा। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं करवा दूंगा। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस जो है मिक्स वाइज में करवाता रहूँगा। ओके गाइस, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। और गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आप सभी के लिए, तो आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और क्लास खत्म होने के बाद आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा ताकि हम कम समय में अपने सभी प्रश्नों को कवर कर पाएं। सो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने गाइस पहला क्या कह रहा है, उकाई बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है। इसका आंसर आपको बताना है। उकाई बांध जो है ये किस नदी पर है। एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 का पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ताप्ती नदी पर। ए आंसर जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके गाइस कुछ यहाँ पर व्याख्यात्मक हल दिए गए हैं, इसको हम देख लेते हैं। जैसे उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है और ये ताप्ती नदी पर स्थित है। अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बल्लभ सागर बांध जो है ये किस नदी पर है तो आप क्या कहेंगे, ताप्ती नदी पर है, क्योंकि बल्लभ सागर बांध को ही उकाई बांध के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे मित्र। आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर के बाद यह गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यानी कि कहा जाए कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो आप क्या कहेंगे, सरदार सरोवर बांध है। लेकिन अगर पूछा जाए दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो आप क्या कहेंगे मेरे प्यारे भाई, उकाई बांध। ठीक है, या गाइस जो आपने ऊपर देखा ये क्या लिखा है यहाँ पर, बल्लभ सागर बांध। ठीक है, बाकी गाइस उकाई बांध का उपयोग जो है ये तापी जिले के उकाई शहर में बिजली उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। और जो उकाई बांध है ये लगभग 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगा रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे जो सोमाशिला बांध है गाइस ये आपका पेनार नदी पर बना हुआ है और ये है आंध्र प्रदेश में। टिहरी बांध जो है आपका ये उत्तराखंड में है, बना हुआ है ये भागीरथी नदी पर। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी नदी पर बना हुआ है और ये उड़ीसा में है। फरक्का बांध जो है गाइस आपका ये हुगली नदी और कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। सलाल बांध परियोजना जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये चिनाब नदी पर बना हुआ है। बाकी गाइस उरी बांध जो है आपका ये जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के किनारे है। भाखड़ा नागल बांध जो है आपका ये सतलज नदी पर बना हुआ है, हिमाचल और पंजाब में। आगे बढ़ते हैं गाइस। रिहंद बांध जो है ये आपका ये रिहंद नदी पर है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। माता टीला बांध जो है ये बेतवा नदी पर है और ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। मैथन बांध जो है आपका ये बराकर नदी पर है और ये झारखंड में है। जवाहर सागर बांध जो है आपका ये चंबल नदी के किनारे बना हुआ है या फिर चंबल नदी पर बना हुआ है और ये आपका मध्य प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध जो है गाइस आपका ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है और ये तेलंगाना पर है। ठीक है, आगे गाइस बात करते हैं। इडुक्की बांध जो है ये आपका पेरियार नदी पर है और ये केरल राज्य में है। तो यहाँ पर जितने भी बांध ऊपर आपने देखा मेरे प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन, आप इसको एक अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं पूरा PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप अच्छे ढंग से देख लीजिएगा क्योंकि गाइस ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। अब आपको ये बताना है कि जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है वो कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा घाट प्रभा नदी। डी आंसर आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घाट प्रभा नदी जो है ये कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पर इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए। कृष्णा नदी जो है गाइस इसकी सहायक नदी घाट प्रभा है। कर्नाटक राज्य से होकर के ये घाट प्रभा नदी बहती है। घाट प्रभा नदी का उद्गम जो है ये सिंधु दुर्ग जिले के अंबोली में हुआ है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। महाराष्ट्र में इस नदी का नाम यानी घाट प्रभा नदी का नाम हिरण्यकेशी नदी है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। कर्नाटक के हिंडकल बांध के बाद ये घाट प्रभा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि गाइस जो सहायक नदियां हैं, जैसे गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, वो आपकी गोमती हो गई, घाघरा हो गया, गंडक, कोसी, यमुना और सोन। ये जो है गाइस ये आपके गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर यमुना की सहायक नदियों के बारे में आप देख लीजिए, जैसे चंबल, सिंध,
केन, बेतवा, हिंडन और टोंस जो है ये आपकी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियों में बात करें तो घाटप्रभा, तुंगभद्रा, बेदावली, कोयना और मालाप्रभा, ये जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी की सहायक नदियों में बात की जाए तो हेमावती, भवानी, काबिनी और आकीवती जो है ये आपके कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। नर्मदा में अमरावती, भुकी और तावा जो हैं ये गाइस नर्मदा की सहायक नदियां हैं। दामोदर की सहायक नदियां बड़ाकर और कानौर है। चंबल की सहायक नदियां यहाँ पर बनास, सिप्रा और पार्वती और मेज है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जितनी भी सहायक नदियाँ लिखी गई हैं इसको आप एक अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने। गर्म महासागरीय धाराएं के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। यानी गर्म महासागरीय धाराएं जो हैं ये किसके निकट उत्पन्न होती हैं ये पूछा जा रहा है आपसे। एसएससी जीडी की परीक्षा में 1 दिसंबर 2021 को आया हुआ प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा भूमध्य रेखा। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। सी आंसर आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, जैसे गाइस कुछ प्रमुख धाराएं लिखी गई हैं और उनसे संबंधित जल धाराएं हैं। महासागर और उनसे संबंधित जल धाराएं, जैसे खाड़ी की उत्तर स्ट्रीम में गाइस बात की जाए जो जलधारा है एक ऐसी है तो एक गर्म जलधारा है। ब्राज़ील की धारा ये भी आपकी गर्म है। केनेडी धारा जो है ये ठंडी है। लेब्राडोर धारा जो है आपकी ये ठंडी है। ग्रीनलैंड की धारा ये भी ठंडी है और फाकलैंड की धारा ये भी ठंडी है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर गाइस प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं, जैसे अलास्का की धारा ये आपकी गर्म है और जो क्यूरोसियो यानी जापान की जो धारा है ये भी आपकी गर्म है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने रखते हैं। सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है गाइस, आप इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट और लिखे गए हैं, जैसे उत्तरी प्रशांत महासागर इसकी जो जलधाराएं हैं ये कैसी हैं, तो मित्र याद रखिएगा इसकी गर्म जलधारा है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा इसकी गाइस बात की जाए कैसी है, तो इसकी भी गर्म जलधारा है। हमबोल्ट की धारा तो इसकी ठंडी है और क्यूराइल की जो धारा है ये भी ठंडी है। मैंने आपसे कहा ना कि आपका एक क्वेश्चन के बदले 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि गाइस मैं पूरा एक्सप्लेन के साथ बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ रहा हूँ। जितना भी गाइस हो सकता है मैं अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। ये भी आपका 1 दिसंबर को आया हुआ प्रश्न है। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है ये आपसे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे मित्र, प्यारे भैया, याद रखिएगा केवल और केवल एक। बाकी यहाँ पर आप गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिखे गए हैं, इसको आप देख लीजिए। जैसे सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में 16 मई 1975 को भारत का राज्य बनाया गया था। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए भारत का राज्य कब बना, तो आप क्या कहेंगे? सिक्किम जो है भारत का राज्य कब बना, तो आप क्या कहेंगे मित्र? कहेंगे 16 मई 1975। ठीक है, 16 मई 1975 को। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है गाइस आपका वो कौन सा है, वो है आपका गोवा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा है, माफ़ कीजिएगा। और भारत में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमा जो है ये सिक्किम से मिलती है। तो सिक्किम से सीमा जो है ये किससे मिलती है गाइस? कहा जाए तो भारत की केवल और केवल एक राज्य से। उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट गाइस अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और उनसे संबंधित भारतीय राज्यों की सूची दी गई है, आप इसको यहाँ पर देख लीजिए और एक अच्छे ढंग से समझ लीजिए। जैसे अफगानिस्तान की सीमा जो है ये भारत के पीओके यानी कि जम्मू और कश्मीर से मिलती है। भूटान की सीमा जो है गाइस ये आपका पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से मिलती है। बाकी बांग्लादेश की सीमा आपका पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम से मिलती है। चीन की जो सीमा है ये आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से मिलती है चीन की सीमा। ठीक है। बाकी गाइस म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की जो सीमा है ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, नागालैंड से मिलती है, मणिपुर और मिजोरम से मिलती है। नेपाल की बात करें गाइस तो बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से मिलती है। पाकिस्तान की सीमा की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से मिलती है पाकिस्तान की सीमा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। प्लीज़ हमारे सभी मित्र जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नवंबर को। सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ जो है ये गाइस स्थापित हुआ था और देश का 26वां राज्य बना था।
इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं जैसे देख लो। आंध्र प्रदेश गाइस 1 नवंबर 1956, अरुणाचल प्रदेश आपका 20 फरवरी 1987। बाकी गाइस यहाँ पर गोवा जो है, ये गोवा दिवस जो है ये आपका 30 मई को मनाया जाता है। 30 मई 1987 को गोवा जो है ये भारत का राज्य बना था। गुजरात दिवस जो है ये आपका 1 मई को मनाया जाता है। गुजरात जो है गाइस 1 मई 1960 को भारत का राज्य बना। हरियाणा जो है ये 1 नवंबर 1966। झारखंड जो है ये 15 नवंबर सन 2000। महाराष्ट्र जो है ये 1 नवंबर 1960 और उत्तराखंड जो है ये यूपी से अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे मित्र, आपसे पूछा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? मृदा संरक्षण की कोई एक विधि यहाँ पर है, आपको बताना है वो कौन सी है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट हो जाएगा मृदा संरक्षण की विधि, मेरे मित्र याद रखिएगा, राइट हो जाएगा सीढ़ीदार खेती बनाना। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, इसको देख लीजिए। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देखना जरूरी है। मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन्हीं विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटाने से रोकती हैं। मृदा संरक्षण का मतलब क्या हुआ? एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टियाँ ना जाएं। जैसे आपने बरसात के मौसमों में देखा होगा, जो गाइस पानी आता है छत का, अगर छत के पानी के नीचे कोई मिट्टी रखी हुई है या गाइस जहाँ पर भी ढाल है, पानी अगर बह रहा है, तो आपने देखा होगा जब पानी बह जाता है तो उसके बाद कहते हैं मिट्टी हमारी बह गई है। और उसके लिए गाइस कुछ यहाँ पर घास फूस लगाते हैं ताकि मिट्टी ना बहे, है ना। तो मेरे प्यारे भाई क्यों ये बहने का जो है ना, मिट्टियों के बहने का, इसे ही कहा जाता है मृदा संरक्षण। ठीक है, यह मृदा अपर्दन, बात एक ही है। मृदा संरक्षण की विधियाँ जो हैं, जैसे ये वनों की रक्षा करती हैं, वृक्षारोपण, बांध बनाना, भूमि उद्धार, बाढ़ नियंत्रण, सीढ़ीदार खेती बना दिया जाए, तो मृदा जो गाइस है मृदा संरक्षण की विधि है। ठीक है, मृदा को रोकने की। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का स्थापना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? मैंने अभी अभी आप सभी को बताया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जल्दी से आंसर दे सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। उत्तराखंड का स्थापना दिवस जो है ये आपका 9 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि आपने देखा कि जो उत्तराखंड है गाइस ये 9 नवंबर सन 2000 को अपना अस्तित्व में आया था। ठीक है, इंडिया के 27वें राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की एक पहली आधिकारिक भाषा है? श्रीलंका की एक पहली आधिकारिक भाषा इसमें कौन सी है? सिंघली। सिंघली जो है ये श्रीलंका की एक पहली आधिकारिक भाषा है। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने, लेकिन उससे पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे गाइस कुछ प्रमुख देशों की राजभाषाएं आप देख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे भारत की राजभाषा आपकी हिंदी है, पाकिस्तान की राजभाषा उर्दू है, भूटान की राजभाषा जोखंगा है और इजराइल की राजभाषा आपका हिब्रू है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप देख लीजिए यहाँ पर। चलिए आंसर अब मिल गया है, कोई बात नहीं। नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पर थोड़ा सा ये हमें लगता है कि कैप्चरिंग में दिक्कत हो गई है, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी क्वेश्चन आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का एक कारक नहीं है? मृदा निर्माण का कोई एक कारक इसमें नहीं है। नहीं है बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा इसमें नहीं है? राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर के एक हिस्सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा अटलांटिक महासागर का। ए आंसर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एसएससी जीडी 2 दिसंबर 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जो गाइस प्यूटोरिका खाई है, यानी कि प्यूटोरिका ट्रेंच है, ये किस महासागर में है? प्यूटोरिका खाई जो है ये किस महासागर में है, ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, जैसे गाइस जो पोर्तो रिको ट्रेंच है, यानी आपने देखा प्यूटोरिका जो है ये आपका अटलांटिक महासागर में है। और विश्व की दूसरा सबसे गहरा ट्रेंच या सबसे गहरा गर्त जो है ये कौन सा है? तो आपका ये पोर्तो रिका है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है ना मेरे प्यारे भाई, ये है आपकी 8380 मीटर लगभग। ठीक है, जो यहाँ पर आपका पोर्तो रिको ट्रेंच है इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है कम से कम गाइस कहा जाए तो 8380 लगभग है। मेरियाना ट्रांच धरती का सबसे गहरी जगह है। मेरियाना जो ट्रेंच है या मेरियाना गर्त जो है ये गाइस विश्व का
या धरती का, या गाइस कहा जाए इस पूरे मतलब ब्रह्मांड का, ठीक है, ब्रह्मांड की बात ही कर लूँ तो गाइस पूरे विश्व धरती का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो आपका मेरियाना गर्त है, यानी मेरियाना ट्रेंच है, ठीक है। और यह समुद्र से लगभग 10,898 मीटर से 10,916 मीटर तक गहरा है, ठीक है। 10,898 या लगभग 10,916 के आसपास है। मेरियाना ट्रेंच जो है ना, ये फिलीपींस के पूर्व में है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। जो मिट्टी की सबसे निचली परत होती है इसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे मित्र, याद रखिएगा, इसे तल सेल के नाम से जानते हैं, यानी बेड रॉक के नाम से जानते हैं। हिंद महासागर में कौन सी समुद्री बंदरगाह स्थित है। हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर गाइस कोच्चि पोर्ट केरल। राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। कहने का मतलब यह है कि तमिलनाडु हो गया, उसके आसपास के क्षेत्र जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, इसमें काजू के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी है ये कौन सी है, आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, समझने के बाद आंसर देंगे, ठीक है, क्योंकि जल्दी का काम जो है मेरे प्यारे भाई ये शैतान का होता है, आपने सुना होगा, तो शैतानी वाला काम नहीं करना है, ठीक है, और जल्दी से आंसर देने की कोशिश भी करना है। तो देखो यहाँ पर जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में पाई जाने वाली मिट्टी है वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी लाल लैटेराइट मिट्टी, जो कि गाइस काजू जैसी फसल, काजू होता है ना, काजू बादाम किशमिश कहते हैं, तो वही काजू आपका जो मेवा होता है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे गाइस जो काजू की खेती है ये आपका गाइस कहा जाए केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे ही राज्यों में होगी ना, क्योंकि ये सबसे उपयुक्त मिट्टी वहीं पर मिलती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का जो एक पारंपरिक स्रोत है आपका वो हो जाएगा यहाँ पर कोयला। क्या हो जाएगा, कोयला जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, नगर की एक जलग्रीवा चैनल, यानी चैनल जो है ये जहाँ पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, वो क्या कहलाती है। उसे हम कहते हैं उत्थान प्रणाली। क्या कहते हैं, उत्थापन प्रणाली। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा काराकोरम श्रेणी को। ए आंसर आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे मित्र कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे काराकोरम श्रेणी जो है ये हिमालय पर्वत का ही एक भाग है। प्राचीन नाम इसका कृष्णगिरी था। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि काराकोरम श्रेणी का प्राचीन नाम या पुराना नाम जो है ये क्या था, तो आप क्या कहेंगे, कृष्णगिरी। काराकोरम किर्गिज भाषा का एक शब्द है। जो काराकोरम है इसका अर्थ होता है भुरभुरी मिट्टियाँ, ठीक है। इसका विस्तार जो है ये गाइस जो काराकोरम का विस्तार है काराकोरम श्रेणी का, ये आपका भारत में, पाकिस्तान में, चीन में जो है, ठीक है। और ये उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। उच्च एशिया का जो रीढ़ है ये किस श्रेणी को कहा जाता है, तो इसे हम काराकोरम श्रेणी को कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे गाइस लद्दाख श्रेणी कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। जास्कर श्रेणी कहाँ पर है, यह भी आपका जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। कामेत पर्वत जो है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका उत्तराखंड में है। धौलागिरी पर्वत जो है ये कहाँ पर है, ये आपका हिमाचल में है। गुरु शिखर जो है गाइस ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। और जो नागा पहाड़ी है ये आपका नागालैंड में है। अरावली श्रेणी जो है ये आपका गुजरात में है। माउंट आबू राजस्थान में है। सतपुड़ा आपका मध्य प्रदेश में है। और अजंता श्रेणी जो है ये है आपका महाराष्ट्र में है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल गाइस आप सभी के सामने सवाल क्या कर रहा है, इसको आप यहाँ पर देख लीजिए। सवाल है गाइस कि भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था। राइट हो जाएगा आपका पंजाब। बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
मेरे प्यारे मित्र, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, यानी कुछ रिवॉल्यूशन से संबंधित आपका दिया गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। जैसे श्वेत क्रांति जो है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यानी और गाइस जो इसके जनक माने जाते हैं या जो इसके मेन माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, तो वो आप बताएंगे वर्गीस कुरियन। ठीक है। नीली क्रांति जो है आपका मत्स्य पालन यानी कहा जाए तो मछली पालन, ठीक है, इससे संबंधित है जो आपकी ब्लू रिवॉल्यूशन है। और जो आपकी पीली क्रांति है ये तिलहन उत्पादन से है यानी सरसों के उत्पादन से है। लाल क्रांति जो है ये मांस व टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आपका आलू के उत्पादन से है और सुनहरी क्रांति जो है ये आपका फल के उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं भैया, और अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है इसको आप ध्यान से देखिएगा। एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, क्या कह रहा है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया जो है ये किस नदी पर बनाया जा रहा है। जो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, ढोला हो गया, सादिया हो गया, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। याद रखिएगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किस नदी पर बनाया जा रहा है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्रह्मपुत्र। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे आप देख लो, भूपेन हजारिका सेतु या जिन्हें आप ढोला सादिया पुल कहते हो, ये भारत का एक सबसे लंबा पुल है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है तो आप क्या कहेंगे, भूपेन हजारिका सेतु या गाइस ढोला सादिया पुल। इसका उद्घाटन जो ये 26 मई सन 2017 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। ये गाइस आपका 9.5 किलोमीटर यानी लगभग 5.69 मील के बराबर है और ये गाइस लोहित नदी पर बना हुआ है। और लोहित नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उप नदी है, यानी लोहित नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे और दूसरा छोर जो है ये असम के तिनसुकिया जिले के सदबी जो गाइस कस्बे है यहाँ में स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील जो है ये स्थित है। राइट हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन है महाराष्ट्र बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और गाइस इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिए गए हैं इसको देख लेते हैं। जैसे रामसर स्थल का आशय ऐसे है गाइस कि ऐसी आर्द्रभूमि के क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उन महत्वपूर्ण स्थलों में रामसर संधि के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। यह संधि जो है रामसर स्थल जो संधि है ये 1975 से प्रभावी हुई। वर्तमान में 75 रामसर स्थल है ये दिया गया है। ठीक है। और गाइस जो आपकी लोनार झील है महाराष्ट्र राज्य में है, रामसर साइट्स के अंतर्गत ही आती है, रामसर स्थल के अंतर्गत ही आती है। माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्नलिखित भागा चंद्र और भागा जो ये कौन सी नदी बनाती है। बारालाचा दर्रे के दोनों छोर से निकलती हैं, दोनों किनारों से निकलती हैं और ये दो जलधाराएं हैं, चंद्र जलधारा और भागा जलधारा। ये जब दोनों मिलती हैं तो किस नदी का निर्माण करती हैं, चेनाब नदी का। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन बी चेनाब बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप एसएससी जीडी की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, यानी एसएससी जीडी को गंभीरता पूर्वक आप देख करके तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिला करे। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, चंद्र और भागा नामक दो जलधाराएं बारालाचा दर्रे के विपरीत किनारों पर से गुजरती हैं और ये गए चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती हैं। ठीक है। इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है, चिनाब नदी में होता है। चिनाब का पानी जो है ये भारत और पाकिस्तान द्वारा जल समझौते के शर्त अनुसार समझाया जाएगा। ठीक है, साझा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है। गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कहा जाए 2 स्टार वाला, 3 स्टार वाला, 10 स्टार वाला भी आप कह सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। तो इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिए।
कौन सा संग्रहालय कटक में है? मेरे प्यारे भाई जो नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय है ये आपका कटक में है। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा गाइस, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस घर में रहते थे उसका नाम जानकी नाथ भवन था। बाद में ये एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया और पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय भी है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए, जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय आपका कहाँ पर है? ये आपका नई दिल्ली में यानी दिल्ली में है। भारतीय संग्रहालय आपका कोलकाता में है। सालार जंग संग्रहालय आपका हैदराबाद में है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय आपका कहाँ पर है? ये मुंबई में है। सरकारी संग्रहालय आपका कहाँ पर है? चेन्नई में है। नेपियर संग्रहालय आपका कहाँ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है ये आपका गाइस 1972 में लागू किया गया, यानी 1972 में। तो मित्र याद रखिएगा, इसका जो एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1972 में। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रवध, मजीरा और मनेर नदियाँ डैश नदी की एक दाहिनी सहायक नदियाँ, यानी प्रवध हो गया, मंजीरा हो गया, मनेर हो गया, ये किसकी एक दाहिनी सहायक नदियाँ हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। मित्र याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी की। और ये क्वेश्चन जो है ना ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वालिटी वाला है। और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे गाइस आप देख लीजिए, प्रवर नदी, मंजीरा नदी, मनेर नदी, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है और ये दाहिनी सहायक नदी है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए गाइस अगला क्वेश्चन कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये कहाँ है? अब वैसे तो आप जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि जो गाइस एकता की मूर्ति है ये कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में है। अब भैया गुजरात के कहाँ पर है? ये गुजरात के केवड़िया में है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे गाइस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है, क्योंकि गाइस ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ही मूर्ति है, गुजरात में बनी है, नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है। और गाइस ये एक महान स्मारक है। ठीक है। यह एकता के भाव को प्रदर्शित करती है। आपसे पूछा जाए कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये किसका प्रतीक है, तो आप क्या कहेंगे? ये एकता का प्रतीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समुद्री निकायों और समुद्र में पानी होता है। अब समुद्री निकाय जो होता है और जो समुद्र होता है इन सभी में गाइस खारा ही पानी होगा ना। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा, खारा पानी होता है। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है इसको आप देखिए। और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। कौन कौन सी नदी? एक हो गई आपकी गाइस नर्मदा नदी और दूसरी हो गई आपकी ताप्ती नदी। ये एक दूसरे के लगभग समांतर में बहती हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में खुद को खाली भी कर लेती। ए आंसर आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। मेरे मित्र याद रखिएगा, जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। ये गाइस यही एक दो नदी है जो पूर्व से पश्चिम बहती है, बाकी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। मध्य प्रदेश से निकलने वाली दोनों नदियां जो हैं यानी नर्मदा नदी और जो ताप्ती नदी है, क्योंकि ये गाइस मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियाँ से निकलती हैं और ये अरब सागर के जो खंबात की खाड़ी है यहाँ पर जाकर के गिर जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने। हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? यह आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा एक्सो प्लैनेट। क्या हो जाएगा? एक्सो प्लैनेट। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। और गाइस यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए जैसे बहिर्ग्रह या गाइस एक्सो प्लैनेट जो है ना, बहिर्ग्रह जो है या गैर सौरीय ग्रह यानी एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट जो है गाइस ये ऐसे ग्रह को कहा जाता है जो हमारे सौरमंडल से बाहर स्थित हैं और अन्य किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। अन्य किसी दूसरे तारे की परिक्रमा करते हैं और सौरमंडल से बाहर हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो विभिन्न ग्रह हैं, धूमकेतु, उल्का, अन्य आकाश पिंड जो हैं, इन सभी को हम सौरमंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल में कुल मिलाकर के 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। शुक्र जो है गाइस ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। और जो गाइस बुध, शुक्र और शनि और बृहस्पति है और जो मंगल है इनको खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि नग्न आंखों से हम किसको किसको देख सकते हैं तो बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर यानी जंसकार और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सिंधु नदी। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे जस्कर यानी जस्कार लद्दाख के बीच सिंधु नदी में बहती है। सिंधु नदी जो लद्दाख की एक जीवन रेखा है। लेह, रो, बास्को आदि सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय पर्वत की जो सुदूर उत्तरी पर्वतमाला है इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इसके व्याख्यात्मक दिए गए हैं, उसको देखना जरूरी है, आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में तथा हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वतमाला को महान या बृहद हिमालय कहा जाता है, जबकि महान हिमालय हिमालय की एक सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? अब मेरे प्यारे भाई आप जानते हैं चिकनी मिट्टी, जैसे आप कहते हैं ना, चिकनी मिट्टी जो होती है मेरे प्यारे भाई, उसमें जो धान की खेती होती है ये बहुत ही बेहतर होती है। चिकनी मिट्टी में गाइस पानी की मात्रा जो ये अधिकतम होती है, या पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा समय तक बनी रहती है। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं मिट्टी से संबंधित, उसको देखना जरूरी है। जैसे पानी की सबसे अधिकतम मात्रा काली मिट्टी में विद्यमान होती है। सबसे अधिकतम मात्रा कहा जाए किसमें विद्यमान होती है, तो आप कहेंगे काली मिट्टी में, जिन्हें कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है, यानी ब्लैक सॉइल में। दूसरी बात गाइस, कहा जाए सबसे अधिक समय तक विद्यमान रहने में काली मिट्टी के बाद दूसरा नंबर किसका आता है, तो वो आता है चिकनी मिट्टी का। अब आपने ऊपर देखा गाइस, यहाँ पर काली मिट्टी ऑप्शन में नहीं दिया गया था। अगर काली मिट्टी दिया गया होता तो हम काली मिट्टी को ही लॉक करते, लेकिन काली मिट्टी नहीं दिया गया तो आप क्या कहेंगे, चिकनी मिट्टी। फिर देखो, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी के बाद चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकता होती है, जिसके फसल उगने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे धान की चिकनी मिट्टी में बोए जाते हैं, धान जो चिकनी मिट्टी में बोए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, इनमें से कौन सा भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं? भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता यहाँ पर हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई मानव, क्योंकि मानव ही भू संसाधन का उत्पादन करते हैं और उसी का उपभोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मानव। जैसे गाइस, अगर हम खेत में अपने धान उगाते हैं तो हम ही उगाते हैं और उसी का उपभोग हम ही करते हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मानव। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। मानव जो है गाइस ये होमो सेपियंस के श्रेणी में आता है। जैसा कि आप जानते हैं मानव जो है गाइस ये, इसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस ही है। आगे बढ़ते हैं, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में हैं? अब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि दिलवाड़ा हो गया, जरगा हो गया, ये पर्वत चोटियां किस राज्य में हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा मित्र। जैसा कि आप जानते हैं दिलवाड़ा आपका जो है गाइस ये माउंट आबू राजस्थान में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन है राजस्थान में। तो दिलवाड़ा जरगा पर्वत चोटियां जो हैं ये राजस्थान में है। जो भी हमारे मित्र ऑप्शन है राजस्थान बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मित्र हमारे प्यारे भाई बहन, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, इसको देखना जरूरी है आपके परीक्षा की दृष्टि से, जैसे इंपॉर्टेंट है। दिलवाड़ा पर्वत चोटी राजस्थान में है, इसकी ऊंचाई जो है ये लगभग 1442 मीटर है। जरगा पर्वत चोटी जो है राजस्थान के उदयपुर जिले में है और इसकी ऊंचाई जो है ये लगभग 1431 मीटर है। गुरु शिखर जो है गाइस ये राजस्थान की सबसे बड़ी पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई जो है ये लगभग 1722 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, तिराय और नोवा नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं? तिराय और नोवा नदियां जो है गाइस ये किस भारतीय राज्य में बहती हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 3 दिसंबर 2021 को आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा, तिराय और नोवा नदियां जो है गाइस ये अरुणाचल प्रदेश में है। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ इसके गाइस व्याख्यात्मक प्रश्न दिए गए हैं, यानी व्याख्यात्मक आपके सामने इंपॉर्टेंट है। जैसे तिराय नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में बहती है, सभी जानते हैं। इसका विलय जो है, यानी तिराय नदी का विलय जो है ये बुरही नदी में हो जाता है। बुरही दिही कोई नदी है, इसमें हो जाता है। और नोवा नदी जो है गाइस ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही बहती है और नोवा नदी का दूसरा नाम है दिहिंस नदी। तो अगर पूछा जाए दिहिंस नदी किसका नाम है, तो आप क्या कहेंगे, इस नोवा नदी का। नोवा नदी या दिहिंस नदी या गाइस कहा जाए तिराय नदी या बुरही दिघ नदी, ये कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। आगे बढ़ते हैं, रंगनथीपट्टम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 3 दिसंबर 2021 को आया हुआ है।
रंगनाथीपट्टनम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है मित्र? आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। मेरे मित्र प्यारे भाई बहन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं जिसे आप देख लीजिए गाइस। जो श्रीरंगपट्टनम के निकट कावेरी नदी के किनारे या पक्षी अभ्यारण्य है, यानी रंगनाथीपट्टनम पक्षी अभ्यारण्य जो है ये श्रीरंगपट्टनम में है, ठीक है, और उसके निकट जो कावेरी नदी है उसी के किनारे है। यह क्षेत्र जो है गाइस एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। 1940 में इस पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कर्नाटक राज्य में है। भारत से लगभग ये 72 पक्षी अभ्यारण्य। भारत में लगभग कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं? तो 72 पक्षी अभ्यारण्य है। अगर पूछा जाएगा इस भारत में कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं तो आप कहेंगे 72। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? एसएससी जीडी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे भाई। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर आपका पालगोड़ पहाड़ियाँ, राइट आंसर हो जाएगा पालकोड़ा पहाड़ियाँ। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए पालकोड़ा की पहाड़ियाँ बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा जो पालकोड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये गाइस आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले और कड़पा जिले में स्थित हैं। आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए गाइस, जो नर्मदा नदी है ये आपकी अरब सागर में गिरती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा नदी जो है गाइस ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी या अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जाकर के ये गिरती है। आगे बढ़ते हैं। छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो मैं आपको बता दूं, मैं वही प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूं गाइस जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना जिसकी है, मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं मेरे प्यारे भाई, आप यहां पर क्वेश्चन दे ले जाएं, क्वेश्चन का आंसर दे ले जाएं, वो बड़ी बात नहीं है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और आप वहां पर उसे फोड़ कर रख दो, वो बड़ी बात होती है। तो मित्र यहाँ पर आप आंसर दे पाओ ना दे पाओ ये आप बिल्कुल चिंता न कीजिएगा। अब आपके गाइस 40 में अगर 20 क्वेश्चन राइट होते हैं फिर भी आप 20 क्वेश्चन का ज्ञान आपको मिला नहीं मिला ना? बिल्कुल मेरे प्यारे भाई। अगर आप 20 जानते हैं, 20 नहीं जानते थे, 20 आपने गाइस उसको अच्छे ढंग से याद कर लिया। अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद है वही 20 क्वेश्चन में से आपके 2-3 क्वेश्चन वहां पर टपक पड़े तो कितनी अच्छी बात होगी। कहोगे वाह कितना मजा आ गया, गदगद हो जाओगे ना, लड्डू फूटेंगे मन में। तो वही बात है मेरे प्यारे भाई। आप यहां पर आंसर ना दे पाओ कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में आपको हर एक प्रश्न की खोपड़ी में छेद करना है, हर एक प्रश्न का गाइस आपको कीचड़ निकालना है, ठीक है? तो इसको गाइस आप अपने ध्यान में रखिएगा, हमारी विश्वास को बनाए रखिएगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं मेरे मित्र, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज आप एक सीट जरूर ले लीजिएगा, सिलेक्शन जरूर लीजिएगा। कमेंट में अपने जज्बे को जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई एसएससी जीडी की क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिला करे। तो जो भी चैनल पे पहली बार आए मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य कौन सा है? वो है गाइस तमिलनाडु। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, जैसे गाइस ये योजना जो है तमिलनाडु में सन 2001 में शुरू की गई थी, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिट्टी की जो गाइस नमी होती है, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि इसमें जो पानी की नमी होती है उसको हम बनाए रखें ताकि मुझे दोबारा सींचना ना पड़े। तो मेरे प्यारे भाई जो मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के जो नीचे खाली ज़मीनें होती हैं उसमें जो कार्बनिक पदार्थों की परत चढ़ाई जाती है या जो परत से ढका जाता है उस क्रिया को, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मल्चिंग कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने, जैसे किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिणी पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वालिटी वाला है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा लेप चाला दर्रा, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेप चाला दर्रा। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। पूछा जाए तो आप इसको अच्छे ढंग से रट लीजिएगा। चावल की खेती की जाबो प्रणाली यानी जाबो सिस्टम भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है?
मेरे मित्र याद रखिएगा, चावल की खेती की जो जाबो प्रणाली है ये भारत के राज्य में प्रचलित है। और ये कहाँ पर प्रचलित है ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा नागालैंड में। क्या हो जाएगा आपका? नागालैंड में। एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। मेरे प्यारे भाई मित्र आप याद रखिएगा, नागालैंड की जो गाइस आधिकारिक भाषा है, मतलब कहा जाए नागालैंड की जो राजभाषा है ये आपकी अंग्रेजी है, और एकमात्र ये भारतीय राज्य है जिसकी भाषा जो है ये अंग्रेजी है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, पूछा जाए तो आप इसको रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप सभी के सामने। मंदाकिनी नदी में अलकनंदा जो है ये मिलती है। मेरे प्यारे भाई मंदाकिनी नदी जो है ये कहाँ पर अलकनंदा से मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। और ये केदारनाथ धाम से आ रही मंदाकिनी नदी का संगम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसको देखिए। महावेली गंगा किसकी एक सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा किसकी एक सबसे लंबी नदी है ये पूछा जा रहा है। मेरे मित्र याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका की। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और ये गाइस जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है ये महावेली गंगा, ये गाइस 335 किलोमीटर लंबी महानदी गंगा सतत वाहिनी है। हट्टन के पठार से निकलती है। पूछा जाए तो रट लीजिएगा। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का एक पड़ोसी है? अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का एक पड़ोसी है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मालदीव। यहाँ पर ये का लिख गया है, ठीक है, माफ कीजिएगा, मालदीव है आंसर एग्जैक्ट सही। आगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गजब का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के 100% चांस बन रहे हैं। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए मित्र। अब देखो, जो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का जो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है, इसकी स्थापना 21 अगस्त 1993 यानी कि 1993 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कि उमानंद असम में स्थित क्या है? अब उमानंद जो है ये क्या है? उमानंद असम में स्थित क्या है? क्या है भैया? द्वीप है एक। राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर, द्वीप है। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने मैं आप प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, उमानंद द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में छोटा सा बसा हुआ एक नदी द्वीप है, ठीक है। ये पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर के बहता है। नाम इसका है असमिया उमा, ठीक है। इसका नाम जो है ये असमिया उमा से निकलता है। तो ये गाइस कहाँ पर है? असम। असम के गुवाहाटी शहर से निकलता है। उमा द्वीप है ना, तो उमानंद है। तो भैया असमिया क्या हो जाएगा? उमा नाम इसका निकलता है वहां से। आगे, थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका महाराष्ट्र में। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, सन 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना किस राज्य ने आरंभ की? 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना किस राज्य ने आरंभ की? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा उत्तराखंड ने। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये गाइस देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के भैरव घाटी में लंका के नाम की जगह पर विस्थापित किया गया था, ठीक है, लंका नाम की जगह पर। भैया ये सब कुछ खास ज़्यादा नहीं है ना ये, लेकिन फिर भी रटना जरूरी है। क्या पता टपक पड़े, तब सोचोगे पढ़ लिए होते तो क्या होता। भैया फिर दोबारा जीवन में वैकेंसी आपको इतनी देखने को नहीं मिलेगी। वैकेंसी की संख्या भी बढ़ी हुई है ना। कहाँ 24,000 आई थी, कहाँ आपका गाइस 40,000 से प्लस हो गई है। तो मित्र कहा जाए तो सिलेक्शन के चांस डबल हो गए हैं। मेहनत करना पड़ेगा, तैयारी जी जान शिद्दत के साथ लग जाइए मित्र, सिलेक्शन हो जाएगा ना, खुशी के ठिकाने नहीं रहेंगे।
रिजल्ट की पीडीएफ में नाम देखोगे उछलोगे उछलोगे, कहते हैं ना उछल कूद मचावेगा, बिल्कुल वही बात होगी। सिलेक्शन का नाम जैसे सुनोगे अरे मेरा सिलेक्शन हो गया, अरे वाह, अरे दौदम मेरा सिलेक्शन हो गया, क्या बात है, यही सोचोगे और बगल वाले पड़ोसी जलेंगे। बात बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, भले ही आपको हमारी बातें बुरी लगे, लेकिन बात ये सच है मित्र। सिलेक्शन होने के बाद जो आपको चाहते हैं वो खुशी होंगे, और जो नहीं चाहते हैं वो ऊपरी दिखावे करेंगे, भैया मैं बहुत खुश हूँ, किसी का भी तो हुआ, कहेंगे ऐसा ही ना, लेकिन अंदर से बिल्कुल फटी पड़ी रहेगी, इतना समझ लो। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अब आप समझो या ना समझो। उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? भैया फसलें उगाई जाती हैं यानी उसे हम कृषि भूमि कहेंगे, यानी कृषि योग्य हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस राज्य को हम लाल नदी या नीली पहाड़ियाँ के नाम से जानते हैं, ये पूछा जा रहा है। गजब का क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार देख लेते हैं। राइट हो जाएगा आपका असम, बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। असम में गाइस चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। असम जो है ये चाय के लिए प्रसिद्ध है, आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सांभर झील है? अब मेरे प्यारे भाई सांभर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए, अब आपसे क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? वो गाइस सांभर झील है कहाँ पर ये? तो ये है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस अगला क्वेश्चन। और ये जो गाइस सांभर झील है ये रामसर साइट में है, रामसर स्थल में है। 1990 यानी 1990 को ये रामसर स्थल में घोषित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है, ये पूछा जा रहा है आपसे। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए मित्र। याद रखिएगा घाघरा नदी की एक सहायक नदी पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका सरयू नदी, ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे घाघरा नदी की लंबाई 180 किलोमीटर है और ये तिब्बत के मैप चाचुंगी हिमनद से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ जो हैं गाइस ये सरयू है, और अयोध्या जो हो गया, बहराइच हो गया, आदि शहर से सरयू नदी जो है निकलती है। आपसे पूछा जाएगा कभी कभी कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी है अयोध्या नगरी, वो गाइस किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो आप क्या कहेंगे? सरयू नदी के किनारे बसी हुई है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। माउंट सिनीवोल्चू भारत के किस राज्य में है? माउंट सिनीवोल्चू जो है ये भारत के किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका सिक्किम में है। बी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने क्या कह रहा है इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है? आपको बताना है इसमें कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन है मैथन, हीराकुंड, कृष्णानाथ सागर या मेट्टूर बांध, और फिर है गाइस आपके सामने इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको आप पहले बताइए, इसी में से आपका राइट आंसर है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो गाइस कावेरी नदी पर बना हुआ बांध कृष्णाराज सागर या मेट्टूर बांध है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये गाइस तमिलनाडु में बना हुआ है, कर्नाटक राज्य में कृष्णाराज सागर है बांध है और तमिलनाडु में मेट्टूर बांध है। ठीक है, आगे पक्के बाघ या अभ्यारण्य किस राज्य में है? पक्के बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, ये पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए मित्र। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, क्लास को भी लाइक कर दीजिए मित्र। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह सभी मित्र एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। पक्के बाघ अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा आपका असम में। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। और ये गाइस जो पक्के बाघ अभ्यारण्य है ये असम में है। ठीक है, और असम के जो गाइस अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक पक्का केसंग है, इसके जिले में एक संरक्षित क्षेत्र है और भारत के प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम अभियान का एक भाग है। भारत का जो प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम है ये गाइस आपका 1975 में लगभग शुरू हुआ था। ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? गोदावरी नदी की कोई एक इसमें सहायक नदी है, वो आपको बताना है। साथ में आप ये भी बताएंगे नासिक जो है किस नदी के किनारे
बसा हुआ है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब गोदावरी नदी की एक सहायक नदी, मेरे प्यारे भाई आप जानते हैं इसमें जो गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी बेनगंगा। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। नासिक जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आपसे पूछा जाए अगर तो गाइज आप याद रखिएगा गोदावरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है, और गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी बेनगंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे गाइज बेनगंगा गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। गोदावरी नदी जो ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बहती है। शहर नासिक जो ये गोदावरी नदी के तट पर ही स्थित है, जैसा मैंने आपसे अभी पूछा था। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती। आपको बताना है इसमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। अब आप जानते हैं उत्तर प्रदेश तो लगेगा ही, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल भी लगता है, लेकिन असम की सीमा जो है ये गाइज नेपाल से नहीं लगती है। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। आपको बताना है कि गाइस भारत का पहला चंदन संग्रहालय जो है ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका वो हो जाएगा मैसूर में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो चंदन संग्रहालय है ये मैसूर में है। सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर क्वालिटी जो है थोड़ी गड़बड़ हो गई है तो माफ़ कीजिएगा, अगर माफ़ करने लायक हो तो, अन्यथा दंडित कीजिए। नहर जो गाइस है निर्गम यानी कि केनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की क्या प्रणाली है। हार्वेस्टिंग। बहुत बढ़िया मित्र, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आपका, बारबंदी। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है। आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि डाफला जो पहाड़ी है ये मेघालय में नहीं है। इसके अलावा गारो हो गया, खांसी हो गया, जयंतिया हो गया, ये मेघालय राज्य में है। गारो, खांसी, जयंतिया, वासी, पासी जो भी है गाइस ये मेघालय में है, लेकिन डाफला नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जो डाफला पहाड़ी है ये असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा के पश्चिमी भाग में स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है। ठीक है, कहाँ पर है डाफला पहाड़ियाँ, ये असम में है और अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। आगे, महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम औसत ढाल दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं। राइट हो जाएगा, महाद्वीपीय ताक कहते हैं। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। मेरे मित्र, मेरे प्यारे भाई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे महाद्वीपीय शेल्फ यानी महाद्वीपीय ताक जो है ये प्रत्येक महाद्वीप का एक विस्तृत सीमांत क्षेत्र होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों और खाड़ियों में घिरा होता है, खाड़ियों से घिरा होता है। ये महासागर का सबसे उथला भाग होता है जिसकी औसत प्रवणता जो है ये लगभग 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। प्रवणता मतलब जो ढलान होता है ना, आपने पढ़ा होगा प्रवणता क्लास 10th या 12th में पढ़ा होगा मैथ में। ठीक है, ये उससे भी कम होती है ये सेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है और जिसे सेल्फ अवकाश कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल करता है। जो सिंधु नदी संधि हुई 1960 में यानी 1960 में, उसके अनुसार भारत जो है ये सिंधु नदी का लगभग कितना प्रतिशत पानी इस्तेमाल करता है। गाइस लगभग 20% पानी। ठीक है, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अब इसके लिए मेरे प्यारे भाई कुछ इंपॉर्टेंट, बाकी गाइस जो 80% है ये अकेला पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। देखो इतनी छूट हम सब दिए हुए हैं लेकिन फिर भी मारा जा रहा है। अगला, निम्नलिखित में से किस महासागर के मध्य में टोरेंस जलडमरू मध्य है। अब टोरेंस जलडमरू मध्य आपको गाइस बताना है कि किस महासागर के मध्य है। राइट हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन किस नदी पर बनाया गया है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है ये किस नदी पर बनाया गया है ये पूछा जा रहा है आपसे। राइट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका चिनाब नदी पर। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा, और ये जो है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है कहाँ पर, अगर ये पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर में है आपका ये सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध इसमें से कौन सा है। टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। मेरे मित्र ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे जो टिहरी बांध है, टिहरी डैम है, यह 260 मीटर लगभग ऊंचा है। ठीक है, और ये उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अगर पूछ लिया जाए कि टिहरी बांध जो है ये किस नदी पर है तो आप क्या कहेंगे, भागीरथी नदी पर है।
आगे बढ़ें। चलिए, गरबा एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति जो है भारत के गुजरात से हुई है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। कुछ यहाँ पर जैसे गाइस राजस्थान में घूमर नृत्य है, बिहार में जाट और जाटिन है या जाट जातिन है, विदेशी नृत्य भी बिहार में ही है। इलाहाबाद के पास में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के जल को नहर द्वारा निकाल देती थी। वो कौन सी प्रणाली है? वो है श्रृंगबेरपुर। क्या है? श्रृंगबेरपुर। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में हिम तेंदुआ यानी स्नो लियोपर्ड परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी? अभी मैंने आप सभी को बताया था गाइस, सन 2009 में। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। देखो गाइस, मैं ये टारगेट लेकर के चलता हूँ कि मैं कम समय में अपने पूरे प्रश्नों में कवर कर दूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपके लिए जितनी भी कोशिश कर पा रहा हूँ हर संभव में कर रहा हूँ। और आप ऐसे मित्र हैं, आप वहीं पढ़ना चाहते हैं जहाँ पर 1 घंटे में मात्र 10 क्वेश्चन करवाया जाए, और वही बताओ इसके लिए 20 सेकंड, इसके लिए 25 सेकंड। भैया इसके लिए घंटा 20-25 सेकंड लेना है, कुछ नहीं। ये जीके है ना, और ये आपका हिंदी, ये 2 ऐसे विषय हैं गाइस। अगर बात की जाए तो ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप क्वेश्चन देखो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। डी आंसर जानते हैं तो आंसर, नहीं जानते हैं तो फटाक से आगे बढ़ते हैं। क्यों? अगर नहीं जानते हो तो फिर वो नहीं आने वाला है। पढ़े होंगे कभी तो गाइस आप अपने दिमाग की रजिस्टर को बिल्कुल पलटोगे, पन्ना भर पलटते हुए चले जाओगे। हो सकता है अगर याद आ जाए तो याद आ जाए, ठीक है। नहीं याद आएगा तो फिर नहीं याद आएगा। पढ़े ही नहीं कभी तो याद कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना। तो मित्र, आप वहां पढ़िए जहां कम समय में ज्यादा आपको मिले, कम में ज्यादा मिले, ना कि ज्यादा में कम, है ना। तो कम में ज्यादा मिले वहां पर पढ़ो, और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के लिए। अब मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे यहाँ ही पढ़ो, अलग मत पढ़ो, लेकिन आपको जहाँ बेहतर लगे वहाँ पढ़ो। लेकिन मित्र, आप इतना पढ़िए कि कम समय आपको मिला है, बहुत कम समय है आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए किसी भी तरीके से। हर हालत में आपको सीट लेना है, एक सीट पर कब्जा करना है, चाहे उसके लिए गाइस आपको कुछ भी करना पड़े, ठीक है। बस मेहनत करना है, आप समझ जाओ। कौन सा राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तराखंड। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां हैं? अबोर पहाड़ियां जो है गाइस, ये आपका किस राज्य में है, ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका असम में है। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन की तलाजा गुफाएं यानी तलाजा केव्स जो है ये किस राज्य में है? तलाजा गुफा जो है गाइस ये आपका गुजरात में है। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे गाइस, तलाजा गुफाएं भारत के गुजरात राज्य के भावनगर जिला में तलाजा में स्थित है। चट्टानों को काट करके ये सुनसान सांक्वाकार चट्टानों में उकेरा गया है यानी बनाया गया है। लगभग इसमें 20 गुफाएं सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? वनों की कटाई का परिणाम नहीं है मेरे प्यारे भाई, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। बिल्कुल सही है। और जब भैया वनों की कटाई हो जाएगा तो क्या ऑक्सीजन की वृद्धि होगी? ना भैया, ऑक्सीजन के बिना चले जाएंगे। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सरयू नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? अभी अभी आप सभी ने देखा था गाइस, शारदा। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने, इसको आप देखिए क्या है। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिठनकोट में किससे जाकर के मिलती हैं? आप जानते हैं 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। और ये 5 नदियां निकलती हैं गाइस, ये सिंधु में जाकर के मिल जाती हैं। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। अब यहां पर आप देख लीजिए 5 नदियां वो कौन कौन सी हैं। झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास और सतलज। 5 नदियां कौन कौन सी हैं? हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि 5 नदियों की भूमि कहा जाने वाला पंजाब जो है ये किन 5 नदियों को मिलाकर के कहा जा रहा है? तो आप क्या कहेंगे? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। पाकिस्तान के मिठनकोट के पास जाकर के सिंधु में ये सारी नदियां मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, होंगेन कल जलप्रपात, होंगेन कल जलप्रपात जो है, होंगेन फॉल्स जो है ये किस राज्य में है? ये पूछा जा रहा है। एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न 3 दिसंबर 2021 को। तमिलनाडु में पूछा जाए, तमिलनाडु में है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा।
कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित यह एक जलप्रपात है। आगे, महानदी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है महानदी के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी बिल्कुल गलत लिखा गया है। छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है महानदी, बहुत बढ़िया, गजब है। ये जो गाइस ये महानदी है, इस जल ग्रहण क्षेत्र का एक कुछ हिस्सा जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये भी सही है। लगभग 860 किलोमीटर लंबी चौड़ी है, ठीक है। अरब सागर में गिरती है, बिल्कुल गलत, क्योंकि गाइस ये अरब सागर में नहीं गिरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी यानी युमथांग वैली जो है ये किस राज्य में है? राइट हो जाएगा आपका सिक्किम में है। सी आंसर एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र बता रहे हैं सिक्किम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गंगटोक से लगभग 148 किलोमीटर दूर पर है सिक्किम जो है गाइस, ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक है ना, वहां से लगभग 148 किलोमीटर दूर पर है। युमथांग घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। पूछ लिया जाए फूलों की घाटी किसे कहा जाता है तो आप क्या कहेंगे? युमथांग घाटी को। आगे, कदम बांध कदम नदी और किस नदी के संगम पर स्थित है? कदम बांध जो है ये कदम नदी पर तो है, साथ में गाइस ये गोदावरी नदी पर भी है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा जो कदम परियोजना है ये कदम नदी पर एक जलाशय है। ये कदम मंडल निर्मल जिला तेलंगाना के पास गोदावरी की एक सहायक नदी पर बना हुआ है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? जीडी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न, बिहार में है। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी लूनी है। लूनी जो है गाइस, अगर आपसे पूछा जाए कि अजमेर जो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो आप कहेंगे मेरे प्यारे भाई अजमेर जो है ये लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। जो भी मुझे याद आ रहा है मैं तुरंत आपके सामने गाइस बता रहा हूं ताकि आपको एक अच्छे ढंग से याद हो जाए, एग्जाम में आए तो उसकी खोपड़ी में छेद करने लायक आप रहो। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूजा करके पीला त्योहार मनाते हैं, बैल का पूजा करके। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बैरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी का मुख्य स्रोत है। किसकी नदी का एक मुख्य स्रोत है? जो बैरीनाग का जल स्रोत है भैया झेलम नदी का है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। इसके लिए गाइस यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे झेलम नदी की सहायक नदी जो कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत में स्थित बैरीनाग झील से निकलती है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? बाद में सक्रिय ज्वालामुखी जो है गाइस ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे बैरन द्वीप जिसका निर्देशांक गाइस 12 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ से 93 डिग्री 51 मिनट ईस्ट तक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। पूछा जाए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो आप क्या कहेंगे? बैरन द्वीप है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंतिम बार ये ज्वालामुखी जो है ये 28 मई सन 2005 को फटा था। आप इसको याद में रखेंगे। पूछा जाए भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये कब फटा था अंतिम बार तो आप क्या कहेंगे? 28 मई सन 2005 को। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है ये गाइस पिंजौर में है। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिंजौर में है, इसको आप याद में रखेंगे। पिंजौर कहाँ है भैया? तो हरियाणा में है। सरयू नदी जो है ये किस राज्य में है? सरयू नदी जो है ये गाइस किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड में है। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? जीवित जीव। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें में निम्न का उदाहरण है। किस फसल का है? ये अंतर फसल का है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी बनाने में क्या सहायक करता है? ये पूछा जा रहा है आपसे। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, खनिज और कार्बनिक पदार्थों का एक सही मिश्रण हो तो मिट्टी एक उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मृदा प्रबंधन और फसल चक्र यानी खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? उसे हम सस्य विज्ञान कहते हैं, यानी कि एग्रोनॉमी कहते हैं। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल किसके द्वारा खोद कर निकाले जा सकते हैं? मेरे प्यारे भाई जब खोद कर कहा गया तो ये आपका हो जाएगा उत्खनन यानी कॉयरिंग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गजब का क्वेश्चन, एग्जाम में आने के 100% चांस बन रहे हैं।
अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है कांगतो। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात जो है ये किस नदी पर बना हुआ है? हुंडरू जलप्रपात जो है ये किस नदी पर बना हुआ है, ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा सुवर्ण रेखा नदी पर। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, जो हुंडरू जलप्रपात है ये झारखंड की राजधानी रांची में सुवर्ण रेखा पर नदी पर बना हुआ है। और ये जो है गाइस इसकी जो जल है ये 320 फीट ऊंचाई से गिरता है। आपसे पूछा जाए तो आप इसको याद में रखेंगे। निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? खाद्य और जल प्रदूषण का कारण इसमें कौन सा नहीं है? आवारा जानवरों द्वारा कटना। आवारा जानवरों द्वारा काटना। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आवारा यानी कि जो गाइस छुट्टे जानवर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? ये पूछा जा रहा है। कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में नहीं है? ये गाइस आपका रियो डी जेनेरियो जो है ये गाइस ब्राजील में है और ये प्रशांत महासागर में नहीं है। इसके अलावा योकोहामा जो कि जापान में है, जो गाइस रंघाई चीन में है, ऑस्ट्रेलिया जो है गाइस ये भी आपका प्रशांत महासागर में है। जबकि रियो डी जेनेरियो बंदरगाह जो है ये ब्राजील में पश्चिमी तट में स्थित है, कोओ में स्थित है। कहाँ पर है? कोओ में स्थित जो गाइस आपका गौनाबारा खाड़ी है यहाँ पर स्थित है, ठीक है, ना कि प्रशांत में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा महासागर गतिविधि को संदर्भित नहीं करता? गतिविधि को संदर्भित नहीं करता। धाराएं जो है गतिविधि को संदर्भित नहीं करती हैं। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा केन बेतवा नदी। सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है ये गाइस उड़ीसा के किस जिले में है? राइट हो जाएगा कोरापुट जिले में। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़ा हुआ है? राइट हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन है हिंद महासागर, नहीं इसका आंसर मैं बता रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। हिंद महासागर विश्व का कौन सा महासागर है? क्योंकि ये गाइस थोड़ा सा कहा जाए तो मतलब इजी है, तो इजी तो मैं आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। राइट क्या हो जाएगा? तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो है हिंद महासागर। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी गाइस ये क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये क्वेश्चन इसका आंसर आपको बताना है। माही और सामे नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मेरे प्यारे भाई मेहनत आपको अच्छी लग रही है ना? क्लास को लाइक कर दो पहले सभी मित्र। जो चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब पहले कर लें। जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास, हर एक नई SSC GD की क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को मिला करे। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? माही और सामे नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बढ़ेश्वर उत्सव। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बताओ? ओमान की खाड़ी और लाल सागर किस महासागर का एक हिस्सा है? राइट हो जाएगा हिंद महासागर का। डी आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा हिंद महासागर का। बी आंसर आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे गाइस जावा गर्त को सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। और जो जावा गर्त है या जो सुंडा गर्त है इसकी गहराई जो है ये लगभग 8152 मीटर है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, अगर पूछा जाता है तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा पिट्टी आइसलैंड में या पिट्टी द्वीप में। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस जो ये पिट्टी द्वीप है या पिट्टी अभ्यारण्य है या गाइस कहा जाए पिट्टी पक्षी द्वीप है, ये आपका लक्षद्वीप के केंद्र में स्थित है। आप इससे पूछा जाए तो इसको याद में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंगड़ा जनजाति का। ए आंसर आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गाइस चिन पहाड़ी। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कहाँ स्थित है?
देखो मेरे प्यारे भाई, हमारा ये टारगेट है कि मैं जो कुछ भी आपके लिए करवाऊं, जो कुछ भी मैं आपको दूं मेरे प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन, कम समय में आपको बेहतर मिले, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। हमारा यही टारगेट है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं देता हूं। जैसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं मैं तुरंत आंसर बताता हूँ। बाकी गाइज आप जैसे ही क्वेश्चन देखें आंसर पहले बताने की कोशिश क्या करें, ठीक है। बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है गाइस आपका ये राजस्थान में है। ए आंसर आपका जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। और गाइस राजस्थान के जो माउंट आबू है यहाँ पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आप सभी के सामने। सवाल क्या कह रहा है इसको आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, दिख रहा है आंसर, तो ढकने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह किसकी एक सहायक नदी है? राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी की। डी आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि अजमेर जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप कहेंगे अजमेर जो है ये लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा आपका लूनी नदी। आगे बढ़ते हैं। रचना दोआब निम्न में किन दो नदियों के बीच स्थित है? जो रचना दोआब है, रंचना दोआब है, ये किन दो नदियों के बीच है? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। एग्जाम की दृष्टि से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब देखिएगा, इस रंचना दोआब जो है ये किन दो नदियों के बीच है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रावी और चिनाब नदियों के बीच है। सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दोआब का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है दोआब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देश की प्राचीन झीलों में से एक लैंडिया तालाब जो है ये किस भारतीय शहर में है? एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, जो लैंडिया तालाब है ये किस शहर में स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा, भोपाल में है। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन ए भोपाल बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे गाइस लैंडिया तालाब जो है ये भोपाल में मानव निर्मित एक झील है, यानी कि गाइस एक कृत्रिम झील है। इसके पूर्वी छोर पर भोपाल शहर जो है ये बसा हुआ है, और इसके दक्षिणी जो गाइस है वहाँ पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हंसदेव और जोके नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? हंसदेव और जोके नदियाँ जो हैं ये भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जो भी डियर बता रहे हैं छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। गाइज इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे हंसदेव और जो जोके नदियाँ हैं ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में हैं, और ये दोनों नदियाँ यानी हंसदेव और जोके ये दोनों नदियाँ जो हैं ये महानदी की एक सहायक नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये किसकी सहायक नदी है? ये महानदी की एक सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये किस राज्य में है? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है। बाकी गाइज यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो मैं ऑप्शन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सी ऑप्शन आप लिख लीजिए उड़ीसा, और डी ऑप्शन आप लिख लीजिए मेरे प्यारे भाई उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब आंसर दीजिए आप। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा उड़ीसा में। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उड़ीसा राज्य में है। करीब 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये झील फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कुलिक पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आपको बताना है कि जो कुलिक पक्षी अभयारण्य है ये किस राज्य में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। बंगाल टाइगर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बंगाल टाइगर को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में, यानी ऑप्शन नंबर सी 1972 में। सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है?
कौन सा बांध इसमें से सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा चांडिल बांध। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, जो चांडिल बांध है ये झारखंड राज्य में है। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे, और ये सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों यानी झोपड़पट्टियों में से एक है? तो गाइस, भारतीय जो मलिन बस्ती है, झोपड़पट्टियां हैं, इसमें विश्व की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी जो है ये कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा धारावी। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्वेश्चन क्या करें, इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है ये सबसे अधिक किस राज्य में है? केरल में है। डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? भारत की निम्न में से किस झील को रामसर साइट में शामिल नहीं किया गया है? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी मित्र एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिला करे। तो देखो गाइस, अगर इसमें बात किया जाए तो लोकटक झील, चिल्का झील, कीकम झील, इन सभी को रामसर साइट में शामिल किया गया है। लेकिन जो ये डल झील है ये गाइस रामसर साइट में नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? डल झील एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, जो डल झील है ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, और इसके अलावा गाइस जो आपकी बुलर झील है ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही है, जो कि मीठे पानी की झील है। अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कबिनी नदी इनमें से किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? कबिनी नदी जो है ये किसकी एक सहायक नदी है, ये पूछा जा रहा है आपसे। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कावेरी की। ए आंसर आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? मेरे प्यारे भाई, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है आपकी नर्मदा। इसके अलावा गाइस आपकी है ताप्ती। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, नर्मदा एवं ताप्ती, ये दोनों नदियां जो है गाइस ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और जो गाइस नर्मदा नदी है ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नर्मदा नदी गाइस को जो है इसको हम रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या है तो आप क्या कहेंगे? रेवा नदी। तो आपसे पूछा जाए तो आप इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आप सभी के सामने। सवाल क्या कह रहा है इसको आप देख लीजिए मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है गाइज आपका ये है मिजोरम में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सिरोही या सिरुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिरुई राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में है, आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो मैंने आपसे कहा ना कि हमारा गाइस यही टारगेट है कि कम समय में आपको बेहतर क्वेश्चंस मिले, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा फास्ट आपकी क्लासेस करवा रहा हूँ और जल्दी करवा रहा हूँ, ताकि गाइस आपको बेहतर फ़ायदा मिले और बेहतर लाभ आपको मिले, है ना। तो इसी वजह से मेरे प्यारे भाई अब जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मणिपुर में है। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है ये 1982 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा। आगे, नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, किस्वतवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। कौन सी नदी? राइट आंसर हो जाएगा आपका चिनाब नदी। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। इसके लिए गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, बिल्कुल पूरा जो ऊपर क्वेश्चन में था वही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का एक अस्थायी तरीका नहीं है? अपशिष्ट प्रबंधन का एक अस्थायी तरीका इसमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका जलाना। गाइस इसके अलावा जो भस्मीकरण है, पुनर्चक्रण है, भूमि भराव है, ये सभी गाइस अपशिष्ट प्रबंधन का एक अस्थायी तरीका है, लेकिन जलाना जो है ये गाइस कोई तरीका नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। चावल की उपज के लिए आवश्यकता है किस प्रकार?
कि तापमान, किस प्रकार की आर्द्रता और किस प्रकार की वर्षा। तो मित्र आप जानते हैं कि अगर चावल का उत्पादन करना है तो हमें उच्च तापमान मिलना चाहिए, आर्द्रता भी उच्च होनी चाहिए, साथ में वर्षा की भी ज़रूरत है। तो ए आंसर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर गाइस ये वही ऑप्शन ही दिया गया है शायद, हाँ बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में है, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा उड़ीसा में। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है गाइस ये भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में है। मयूरभंज, मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के उड़ीसा राज्य में है और ये उड़ीसा के मयूरभंज में है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और गाइस यहाँ पर एक हाथी अभ्यारण्य भी है, यानी मयूरभंज में एक हाथी अभ्यारण्य भी है, आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा। आगे, गौरी चैन जो है ये किस राज्य में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। गौरी चैन जो है ये किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस की सूती वस्त्र केलुको की उत्पत्ति वर्तमान में किस राज्य से हुई है। सूती वस्त्र केलुको की उत्पत्ति जो है यह वर्तमान में किस राज्य से हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल से। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर वहां से इंग्लैंड देश जाने वाले सूती वस्त्र को केलिको कहते थे। साधारणतः बुनावट के सफ़ेद सूती कपड़े को इंग्लैंड में केलिको कहा जाता था। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि केलिको किसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आदि कैलाश पर्वत जो है ये किस राज्य में स्थित है। आदि कैलाश पर्वत जो है ये आपका गाइस उत्तराखंड में है। ए आंसर आपका जो है ये एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा भारतमाला। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। धौलागिरी में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। आपको बताने का इसकी धौलागिरी जो है ये कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका नेपाल में। धौलागिरी जो है गाइस ये नेपाल में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका नेपाल में है। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जो गाइस धौलागिरी हिमालय की एक पर्वत पुंजक है, यानी पर्वतीय चोटी है। नेपाल में काली गंडक नदी से आरंभ होकर के लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित बेरी नदी तक फैला हुआ ये धौलागिरी जो है ये गाइस हिमालय की एक ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। उस सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप प्रवणता। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा, ताप प्रवणता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस कि नागझीरा टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है। नागझीरा टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी महासागर धारा जो है इसकी विशेषता नहीं है। पहला देखो, वह एक निश्चित दिशा में बहती हैं, ठीक है। वह जल की धाराएं हैं, ठीक है। लगातार समुद्र की सतह पर बहते हैं, ठीक है। उनकी कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती ना, बिल्कुल गलत। क्योंकि गाइस आपने ऊपर ही देखा कि उसकी एक निश्चित दिशा में बहती है और यहाँ पर क्या कहा गया है कि उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसकी विशेषता नहीं है। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में वन संरक्षण अधिनियम वर्ष जो है ये कब पारित किया गया। भारत में वन संरक्षण अधिनियम वर्ष कब पारित किया गया, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 1980 में, यानी 1980 में। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मेरे प्यारे भाई, भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है ये 1980 में पारित किया गया और इसमें वनों की कटाई को सीमित करने, जैव विविधता और वन्य जीवों को बचाने के लिए एक लक्ष्य रखा गया था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया, तो आप क्या कहेंगे 1980 में। इसको आप ध्यान में रखेंगे गाइस, आप बिल्कुल इसे रट लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है। आपको बताना है इसमें से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ए आंसर आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको हम बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं बेडलैंड, स्थलाकृति। ए आंसर आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो गाइस, 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच वर्षा बिल्कुल नहीं पहुंचाएगी। गर्म एवं आर्द्र जलवायु ठीक है। छायादार वृक्षों के नीचे रोपण किया जाता है, ठीक है। 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बिल्कुल गलत गाइस, इससे तो नुकसान पहुंचेगा ही। डी आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक कौन से हैं। जूट, कॉफी, चाय या बाजरा। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जूट। जूट जो है गाइस ये भारत और बांग्लादेश का एक प्रमुख उत्पादक है। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में है। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्मारक राजस्थान में है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका हवा महल। हवा महल जो गाइस ये राजस्थान में है। और जो गाइस हवा महल है ये जो है ये सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है हवा महल। तो अगर आपसे पूछा जाए हवा महल का निर्माण किसने करवाया, तो आप क्या कहेंगे सवाई प्रताप सिंह ने। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। निर्माण कब हुआ, तो 1799 में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। कई बार गाइस मैंने आप सभी को बताया है और शायद आप सभी को ये रट भी गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो गाइस जो नर्मदा नदी है ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और ये गाइस जो है ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और दिए गए, जैसे विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच यह एक भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये जबलपुर के पास एक धुआंधार जलप्रपात भी बनाती है। खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले यह ज्वार नदमुख का भी निर्माण करती है। इसके अलावा मेरे प्यारे बहन नर्मदा नदी जो है ये 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के बहती है। तो अगर आपसे पूछा जाए नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर के बहती है तो आप क्या कहेंगे। इसकी जो गाइस नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के बहती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस उड़ीसा का जो झारखंड क्षेत्र है ये जो है ये भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जैसे भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र जो है ये उड़ीसा झारखंड के सीमावर्ती जिलों में फैला हुआ है। झारखंड का सिंहभूमि जिला तथा उड़ीसा का जो कोयडर जिला है ये गाइस लौह अयस्क क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। लौह अयस्क उत्पादन में भारत का 6ठा स्थान है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन जो है ये कर्नाटक में होता है गाइस भारत में, और कर्नाटक के बाद उड़ीसा में, उसके बाद झारखंड में। सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन करने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं, उड़ीसा है, कर्नाटक, झारखंड है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा गाइस कहा जाए तो कर्नाटक में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद झारखंड में। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल।
भारत देश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आप सभी को बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखो गाइज, आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, इससे मुझे फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि गाइज मेरा ये टारगेट है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाना, तो इसीलिए मैं थोड़ा तेज़ी से चल रहा हूँ। आपको लग रहा है मैं बहुत तेज़ी से भाग रहा हूँ, तो मेरे प्यारे भाई, प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन, जो कुछ भी मित्र, आप इस वीडियो की स्पीड को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, आप तक क्वेश्चंस स्पष्ट पहुंचे और आप अच्छे से आंसर दीजिएगा। ठीक है, आप वीडियो की स्पीड को स्लो कर लें, लेकिन अगर मैं ही स्लो चलूँगा तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि गाइस स्लो चलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरा ये टारगेट है कि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, समय बहुत कम है। तो ऐसे में मेरे प्यारे भाई, प्यारे मित्र, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने चाहिए कम समय में। इसी वजह से मैं थोड़ा तेज़ी से चल रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो? भारत देश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गोवा। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। मित्र याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपका ये एसएससी जीडी में तो पूछा ही गया है, साथ में एसएससी जीडी परीक्षा 2019 में पूछा गया है और 2018 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, 21 का तो ध्यान नहीं है, लेकिन 2018 और 19 में ये पूछा गया है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इसके और भी पॉइंट हैं, जैसे भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार गोवा। क्षेत्रफल इसका गाइस कुल मिलाकर के 3702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत की जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य कहा जाए तो जनसंख्या के अनुसार कहा जाएगा तो सबसे छोटा है सिक्किम, और जो गाइस कहा जाए जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा तो आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश। गोवा जो है ये जनसंख्या के अनुसार भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। आप सभी को बताना है कि भारतीय रेगिस्तान जो है ये गाइस कहाँ पर स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब देखो, भारतीय रेगिस्तान जो है ये अरावली पहाड़ी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। बी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे भारतीय रेगिस्तान मुख्यतः अधिकांशतः तो राजस्थान में है, परंतु कुछ भाग इसके जो हैं भारतीय रेगिस्तान के ये हरियाणा, पंजाब और गुजरात में भी हैं। भारतीय रेगिस्तान को थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने पढ़ा होगा गाइस कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल तो आप क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। और इसी थार मरुस्थल को ही भारतीय रेगिस्तान कहा जाता है, जो कि गाइस अरावली पहाड़ी के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। और इसका जो अधिकांशता भाग है ये राजस्थान में है, लेकिन कुछ भाग हरियाणा, पंजाब और गुजरात में भी है। मेरे प्यारे भाई, रेगिस्तान में बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? वो है लूनी नदी, जो कि एक खारे पानी की नदी के रूप में जानी जाती है, लूनी नदी। और अजमेर लूनी नदी के ही किनारे है। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है, और नीलगिरी की पहाड़ियों का कुछ हिस्सा जो है ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के भी क्षेत्र में आता है। ये गाइस जो नीलगिरी पहाड़ी है ये सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है यह है डोडा बेट्टा। कैमूर की पहाड़ियाँ जो हैं ये विंध्य पर्वत श्रेणी के पूर्वी हिस्से से हैं, और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पास जो कलंगी है यहाँ से शुरू होती हैं। कैमूर की पहाड़ियों में सोन, होन्स, केन ये सभी मुख्य जो नदियाँ जो हैं ये बहती हैं। हिमाद्री की पहाड़ियाँ जो हैं गाइस ये हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय या गाइस कहा जाए हिमालय, हिमाद्री आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हिमालय की सबसे अधिक सतत और सबसे ऊंची चोटी है। हिमाद्री की जो औसतन ऊंचाई है लगभग 6000 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। भारत और श्रीलंका को किस जलडमरू मध्य द्वारा विभाजित किया गया है? भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, ये जो जल संधि है ये पूर्वोत्तर की पाक की खाड़ी को दक्षिण पश्चिमी में मान्नार की खाड़ी से जोड़ती है, जो पाक जलडमरू मध्य है। जो बेरिंग जलडमरू मध्य ये रूस और यूएसए को विभाजित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? आप सभी को बताना है कि जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है गाइस मांजुली द्वीप जो है गाइस ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये किस नदी पर है ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे गाइस अगर आपसे पूछ लिया जाए मांजुली द्वीप जो है ये है कहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे? जो मांजुली द्वीप है ये असम में है। किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है ये हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। तो आपसे पूछा जाए तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी जो है गाइस ये 3 देशों से होकर के बहती है, भारत, तिब्बत और बांग्लादेश। कावेरी नदी जो है ये पश्चिमी घाट के पर्वत और जो गाइस ब्रह्मगिरी है, पर्वत ब्रह्मगिरी है, यहाँ से निकलती है। और ये जो कावेरी नदी है ये तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। गोदावरी नदी जो है गाइस ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों से त्रियंबक से निकलती है और इसे दक्षिण गंगा या फिर कहा जाए वृद्ध गंगा, यानी गोदावरी को हम दक्षिण गंगा या मेरे प्यारे भाई कहा जाए वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है ये मैकाले पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी या अमरकंटक चोटी से होता है और ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी वह कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है, तो आप क्या कहेंगे? नर्मदा नदी है। आगे, खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। खरीफ की फसलें जो हैं गाइस ये आपकी वर्षा के मौसम में बोई जाती हैं। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जो खरीफ की फसल है इसकी बुआई जो है ये जुलाई महीने में की जाती है और कटाई जो है इसकी ये लगभग अक्टूबर महीने में की जाती है। खरीफ की फसलें जैसे गाइस धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, जूट आदि ये सभी जो है गाइस ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें की बात करें गाइस तो ये जो है ये अक्टूबर में लगभग बोई जाती है, फरवरी मार्च के महीने में काटी जाती है और इसमें आपका गाइस गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, मसूर हो गया, ये सभी जो है ये आपके रबी की फसलें हैं। इसमें किस फसल का गाइस या फिर इसमें किस मौसम के सीज़न है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वैसे भी आप अगर दिमाग लगाओ तो आसानी से बता सकते हो। इसमें गेहूँ की बुवाई चल रही है, जौ चना की भी बुवाई हो रही है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें किसकी गाइस डिमांड है। बाकी गाइस जायद की फसल में बात की जाए तो इसकी फसल की बुआई जो है मुख्यतः मार्च अप्रैल में की जाती है, जो जायद की फसलें होती हैं। और जायद की फसलों में जैसे गाइस तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, करेला हो गया, लौकी हो गया, ये सभी जो है गाइस आपकी जायद की फसलों में आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन है कि कथकली की जड़ें किस राज्य में है। आपको बताना है कथकली जो है गाइस ये किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा केरल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर केरल से। जो भी डियर प्यारे भाई केरल बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई तमिलनाडु राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है यह है भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश राज्य के जो शास्त्रीय नृत्य है यह है कुचिपुड़ी। ठीक है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सबसे अधिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। आपको बताना है इसमें से कौन सा गाइस सर्वाधिक इस्पात संयंत्रों के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अब आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि दुर्गापुर स्टील संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र और राउरकेला स्ट्रीट जो स्टील संयंत्र है ये आपका गाइस संवैधानिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन जो टिस्को है ये संवैधानिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति जो है ये किससे संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध जो है ये किससे है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा गाइस यहाँ पर मत्स्य उत्पादन, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि मछली उत्पादन से है। ठीक है, मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। मेरे प्यारे भाई भारत में नीली क्रांति का जनक जो है ये अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी को माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो आप क्या कहेंगे? अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप समूह जो है ये किस खाड़ी में, किस महासागर में स्थित है। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। लक्षद्वीप समूह मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा जो लक्षद्वीप समूह है ये गाइस किस महासागर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में। कहाँ पर है ये? अरब सागर में है। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने अरब सागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे लक्षद्वीप समूह अरब सागर में तो देखा ही आपने। लक्षद्वीप जो है ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के दक्षिण पश्चिम में लगभग 200 से 400 किलोमीटर दूर में स्थित एक द्वीप समूह है। लक्षद्वीप की राजधानी जो है ये कवारती है और लक्षद्वीप में कुल मिलाकर के 36 द्वीप है। तो अगर आपसे पूछा जाए लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं तो आप क्या कहेंगे? 36 हैं। प्रशांत महासागर एशिया और अमेरिका को
अलग करता है और ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है जो प्रशांत महासागर है। बंगाल की खाड़ी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग जो है ये हिंद महासागर में ही समाहित है। तो अगर आपसे ये पूरा पूछा जाता है तो आप इसको रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवणीय मिट्टी कौन सी होती है? जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी मित्र एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिला करे। तो जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवणीय मिट्टी कौन सी होती है? शुष्क मिट्टी होती है। ए आंसर आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिट्टियों से संबंधित दिए गए हैं, इसको देख लीजिए। जैसे शुष्क मिट्टी जो है गाइस ये मुख्यतः राजस्थान में, हरियाणा, दक्षिणी पंजाब क्षेत्र में पाई जाती है। और जो शुष्क मिट्टी होती है या गाइस कहा जाए रेतीली और गुड़ में लवणीय मिट्टी जो है इसमें गेहूँ, बाजरा, मूंगफली इन सभी की जो खेती है एक अच्छे ढंग से की जाती है। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी होती है। उसके बाद हिमालय द्वारा लाई गई अपशिष्ट मिट्टियों से बनती है। जो गाइस सबसे ज़्यादा कहा जाए कि इस क्षेत्र में या सबसे अधिक मिट्टी कौन सी है भारत में, तो आप क्या कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी है। और ये हिमालय द्वारा जो गाइस लाई गई अपशिष्ट हैं मिट्टी उनसे बनती है। ठीक है, ये दो तरह की पाई जाती हैं, दोमट मिट्टी और खादर मिट्टी। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदानों में पाई जाती हैं। जो गाइस भखराल मिट्टी है या जिसे आप कहते हो लेटेराइट मिट्टी, ये भारत में मिट्टी मेघालय पर्वत, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के क्षेत्रों में पाई जाती है। जो लेटेराइट मिट्टी है या जो गाइस भखराल मिट्टी है। ठीक है, ये मिट्टियाँ जो हैं ये लौह एवं एल्यूमिनियम से समृद्ध होती हैं। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम इन सभी जैविक पदार्थ की कमी होती है, लेकिन लौह और एल्यूमिनियम की जो मात्रा है ये समृद्ध होती है। इसकी उर्वरता कम होती है, इसकी वजह से इनमें काजू आदि फसलें जो हैं ये पाई जाती हैं। काली मिट्टी का विकास जो है महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ढक्कन लावा के अक्षय में हुआ है। ठीक है, और इसे स्थानीय रूप से रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यानी काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी, कपासीय मिट्टी, ब्लैक सॉयल इन सभी नामों से जाना जाता है। लावा मिट्टी इन सभी नामों से जानते हैं हम काली मिट्टी को। ठीक है, क्योंकि इसमें कपास की खेती जो है एक अच्छे ढंग से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? आपको पता है इसमें सिंधु की उपनदी कौन सी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है? गाइस रावी, झेलम, चिनाब है, लेकिन गंगा जो है ये सिंधु की उपनदी नहीं है। ये आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे सिंधु नदी का उद्गम जो है ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट ग्रेमायांग डुंडा ग्लेशियर से होता है। जो सिंधु नदी है इसका उद्गम जो है ये तिब्बत में जो मानसरोवर झील है इसके निकट जो ग्रेमायांग डुंडा ग्लेशियर है यहाँ से होता है सिंधु नदी का उद्गम। ठीक है, सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं जिसमें गाइस आपका झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, वास्कर हो गया, ये सभी नदियां जो हैं ये गाइस सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, झेलम नदी जो है ये पीर पंजाल पर्वत में स्थित शेषनाग झील के निकट बुलर झील से निकलती है। झेलम तथा रावी नदियां पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती हैं, आप जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो गाइस गोमुख है यहाँ से होता है। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे यमुना, सोन, घाघरा, गंडक, गोमती इन सभी जो हैं ये गंगा नदी की एक सहायक नदियाँ हैं। रावी नदी का उद्गम जो है गाइस ये कांगड़ा के रोहतांग दर्रे से होता है। और चिनाब नदी की जो ये गाइस है सिंधु की सहायक नदी है। चिनाब नदी जो है सिंधु की एक सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं कौन? जम्मू एवं कश्मीर के बंजारे हैं। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गुज्जर बकरवाल जो है गाइस ये जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे गाइस जो गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के बंजारे हैं। जो भेटियाँ हैं जो गाइस भोटियाँ हैं ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा के बंजारे हैं। जो गाइस गद्दी चरवाहे हैं ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबल के ज़िले के जो हैं ये बंजारे हैं। ठीक है, जो गद्दी चरवाहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान के एक झील के अंतर्गत बहती है। अभी मैंने आप सभी को बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। और मैंने आप सभी को बताया मेरे प्यारे भाई कि अजमेर जो है ये उसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी लूनी नदी जो है गाइस ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि एक रेगिस्तान में बहने वाली नदी है। ठीक है, और जो गाइस लूनी नदी है इसी नदी के किनारे जो गाइस राजस्थान का अजमेर है ये बसा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है तो पूरा रट लीजिए।
मेरे प्यारे भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र, हमारे दिल के गहराई वाले मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं सभी मित्र एक बार पहले क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए मैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिला करे। तो जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। देखो गाइस, मैं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ। एक क्वेश्चन के बदले 3-4 क्वेश्चन आप सभी को मिल रहे हैं। 3-4 क्या कहा जाए, 7-8 क्वेश्चन आप सभी के तैयार हो रहे हैं, क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपका गाइस क्लास करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस आपको एक अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ। तो मित्र, इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये आपका इतना फ़र्ज है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, मैं सभी मित्र एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। लूनी नदी जो है ये एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। लूनी नदी को गाइस भारत की लवणीय नदी भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, भारत की जो लवणीय नदी है यानी जो साल्ट रिवर है, इसे हम कौन सी नदी को कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? लूनी नदी को। ठीक है। काली नदी जो है गाइस, इसका उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से होता है। जो काली नदी है यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहने वाली नदी है। गंगा नदी का उद्गम जो है गाइस, ये गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद में और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तीस्ता नदी का उद्गम जो है गाइस, ये सिक्किम राज्य में है और ये नदी जो है ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर के बहती है। तीस्ता नदी को सिक्किम और बंगाल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सिक्किम एवं बंगाल की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? तीस्ता नदी को। ठीक है। उत्तरी भारतीय मैदानों को दलदल पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी भारतीय मैदानों की जो दलदल पट्टियां हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको गाइस हम तराई क्षेत्र यानी तराई के नाम से जानते हैं। बी आंसर आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर गाइस जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे जो गाइस ये क्षेत्र है यानी जो तराई क्षेत्र है ये पश्चिम में यमुना नदी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ठीक है। जो तराई क्षेत्र है। दोआब जो है गाइस, ये दो नदियों के बीच जो क्षेत्र होता है, खाली क्षेत्र होता है, उसे कहते हैं। भारत में दोआब क्षेत्र जो है ये गंगा और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है। ठीक है। बांगर वह क्षेत्र जो हैं जो गाइस बाढ़ के मैदानों से हैं और ये अधिक भूमि पर स्थित हैं, बांगर क्षेत्र। और इस क्षेत्र में मिट्टी में रेत व कंकड़ पाए जाते हैं। जो गाइस बांगर क्षेत्र है इसकी मिट्टियों में रेत होते हैं यानी जिन्हें आप बालू कहते हो, और कंकड़ भी पाए जाते हैं। खादर जो है गाइस ये निचले क्षेत्र हैं जो नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं और ये आमतौर पर बाढ़ ग्रस्त वोगा क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत संकीर्ण होते हैं। ठीक है। जो आपके खादर क्षेत्र होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? शास्त्रीय नृत्य की इसमें से कौन सी शैली नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कालबेलिया। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे गाइस कालबेलिया राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। कथकली जो है गाइस ये केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली है। ओडिशा जो है गाइस ये ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य शैली है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है भारत की? राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कंचनजंगा। ए आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, जो भारत के हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है ये सिक्किम राज्य में है और इसकी जो ऊंचाई है ये है 8,586 मीटर। तो आपसे पूछा जाए कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? 8,586 मीटर। नामचा पर्वत जो है गाइस ये चीन की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है 7,782 मीटर। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल देश में है। लंबाई है इसकी 8,848 भी से अब इससे ज़्यादा हो गई है। ठीक है। हालांकि पुराना दिया गया है तो वही दिया गया है। नंदा देवी जो है गाइस ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी भारत की मानी जाती है। लंबाई 7,816 मीटर है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? हिमालय की जो ऊंची ऊंची पर्वतमाला है इसमें जो घास के मैदान है इसको हम क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम कहते हैं बुग्याल। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है?
दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है, यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, क्या कह रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध, अच्छा दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है आपका वो है गाइस सियाचिन ग्लेशियर। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे गाइस जो सियाचिन ग्लेशियर है ये गाइस काराकोरम रेंज में समुद्र तल से लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई पर है। सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच का एक विवादित क्षेत्र माना जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर जो है गाइस ये उत्तराखंड भारत में स्थित है और ये ग्लेशियर गंगा नदी के एक प्राथमिक स्रोत है। जो गाइस गंगोत्री ग्लेशियर है हिमालय का यह सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। नुब्रा ग्लेशियर जो है ये 3 भुजाओं वाली एक घाटी है, यह लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्वी में स्थित है नुब्रा ग्लेशियर। आगे बढ़ते हैं, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा शिवालिक श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगभग लंबा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है तो देखना ज़रूरी है। जैसे गाइस आप ध्यान दीजिएगा, जो शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी और नवीन श्रृंखला है। हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा गया है। मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को दून या द्वार कहा जाता है, और जैसे देहरादून, हरिद्वार, ठीक है, ये गाइस है मध्य हिमालय और जो शिवालिक हिमालय है इसके बीच पाई जाने वाली घाटियाँ, ठीक है। शिवालिक जो पर्वत है इसके निचले भाग को तराई क्षेत्र कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 8 से 850 से लगभग 1200 के मीटर रेंज में है। पीर पंजाल पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है, ये भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है। हिमाद्री हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहत या ग्रेट हिमाद्री या गाइस ग्रेट हिमालय हिमाद्री आदि के नामों से जानते हैं। जो हिमाद्री है, हिमाद्री जो है ये हिमालय की एक सर्वोत्तम पर्वत श्रेणी है, यानी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। सौरमंडल की खोज किसने की थी, इसका आंसर आप बताएंगे। ये गाइस आपका भूगोल का क्वेश्चन चल रहा है, इसके पहले मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, आप जाकर के आसानी से देख सकते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी, कोपरनिकस ने, और गाइस ये 1543 में की थी, यानी 1543 में। न्यूटन जो है गाइस इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के सिद्धांत की खोज की थी। वास्को डी गामा गाइस जो है भारत की खोज की थी, ठीक है, समुद्री मार्ग के सहायता से 1498 में कालीकट पहुंचे थे। आगे बढ़ते हैं, रबी फसलों की बुआई जो है ये कब की जाती है। तो मेरे प्यारे भाई आपने अभी देखा कि जो रबी फसलें हैं इसकी बुआई जो है ये अक्टूबर नवंबर में की जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और बाकी गाइस रबी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, चलिए कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्र में जलप्रपात बनाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है, ऊंचाई इसके लगभग 98 मीटर है। इस पर स्थापित जल विद्युत ग्रह एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह है। स्थापना इसकी 1902 में कर्नाटक में हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए एशिया का जो गाइस पहला जल विद्युत ग्रह है ये कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, जो आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कि गाइस कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है, ये एशिया का सबसे पहला ग्रह है, जल विद्युत ग्रह है। काली सिंधु जो है गाइस ये नदी भारत के मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहने वाली एक नदी है। इसका उद्गम जो है श्रृंखला, जो इसका उद्गम श्रृंखला ये विंध्याचल पर्वत से है। तुंगभद्रा जो है ये गाइस पश्चिमी घाट के गंगा मोड़ा नामक स्थान से निकलती है नदी, और ये नदी जो है तुंगभद्रा ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है, और ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में जाकर के मिल जाती है तुंगभद्रा नदी। कृष्णा नदी जो है गाइस ये पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है और दक्षिणी पूर्वी राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है गाइस आपकी है वो है अनामुड़ी, जो गाइस अनामुड़ी है, अनामुखी है, ये आपका हो जाएगा। हालांकि अनाईमुड़ी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए कोई बात नहीं, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये छोड़ देते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है लेकिन इसको देखना जरूरी है गाइस। क्वेश्चन नंबर 166 वाला, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है। अभी अभी आपने देखा गाइस उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश में जो गाइस जनसंख्या है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा कलिंग, बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है।
ये गाइस गोंडवाना भूमि का है। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? अब अभी आपने देखा गाइस कि दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा या गाइस कहा जाए जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है वो सभी हम कहते हैं गोदावरी नदी को, और नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे ही है। तो आपसे पूछा जाएगा इसकी वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? गोदावरी नदी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। ये इसे वृद्ध या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, वही लिखा गया है। और जो गाइस गोदावरी नदी है ये पश्चिमी घाट के नासिक की पहाड़ियों में जो त्र्यंबक गाइस है यहाँ से निकलती है। ठीक है, त्र्यंबक की पहाड़ी है, त्र्यंबक के गांव से। आगे, नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा कृष्णा नदी पर। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे गाइस नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है। ऊंचाई इसकी लगभग 124 मीटर है, और ये गाइस आपका गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश और नालकोंडा जिला तेलंगाना में स्थित है। ये गाइस 1966 में बनवाया गया था नागार्जुन सागर बांध। महानदी पर हीराकुंड जो है गाइस ये है। ठीक है, महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, और कावेरी नदी पर मेट्टूरा बांध है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी हीराकुंड किस नदी पर है, तो आप क्या कहेंगे? महानदी पर। नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी पर है, और जो गाइस मेट्टूरा बांध है ये आपका कावेरी नदी पर है। ये पूरा आप याद रखिएगा। आगे, भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है? भूमि और समुद्री हवा जो है ये किस कारण से होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन के कारण। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल का। डी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। और अगर कहा जाएगा इसे सबसे कम किस राज्य की है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे कम थी बिहार की 63.32%। इस तरीके से आप देख सकते हैं गाइस, सबसे नंबर 1 पर केरल था 93.9%, उसके बाद मिजोरम था 91.6%, उसके बाद गोवा 87.40%, उसके बाद कर्नाटक आपका गाइस 75.60%। सबसे कम तो 63.32% था, वो था बिहार का सबसे कम साक्षरता दर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स का इसमें सदस्य कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गाइस, जो चीन है, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील है, लेकिन केन्या जो है ये नहीं है। ब्रिक्स के जो सदस्य हैं वो कौन कौन से आप देख लीजिए, जैसे ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडिया, चीन, ये जो है ब्रिक्स के सदस्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका के जो शीतोष्ण घास के मैदान है इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उससे हम गाइस बेल्डस के नाम से जानते हैं। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस जो डाउन्स है ये ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है, प्रेरीज जो है ये उत्तरी अमेरिका की घास का मैदान है, पंपास जो है गाइस ये अर्जेंटीना और उरुग्वे घास का मैदान है। आगे, निम्नलिखित में से किस उत्पादों को भारत में पहला भौगोलिक संकेत यानी GI प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग चाय को। बी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। और पहली बार जो गाइस दार्जिलिंग चाय को GI मिला था ये सन 2004 में मिला था। आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, GI का मतलब होता है गाइस आपका भौगोलिक संकेत। ठीक है, भौगोलिक संकेत यानी अधिनियम, पंजीकरण और संरक्षक जो है ये 99 के अनुसार दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भौगोलिक संकेत जो है ये किस अधिनियम के तहत दिया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? पंजीकरण और संरक्षक अधिनियम 1999 के अंतर्गत। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोडा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का एक सर्वोच्च शिखर है? डोडा बेट्टा जो है ये किस पर्वत श्रृंखला का एक सर्वोच्च शिखर है? इसका आंसर आप बताएंगे। अब सभी जानते हो गाइस जो डोडा बेट्टा है ये आपका नीलगिरी का है। सी आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जो गाइस जो डोडा बेट्टा है ये लगभग 2637 मीटर है। ठीक है, और ये दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, इसके अलावा गाइस जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये सर्वोच्च शिखर इसका है आबू की पहाड़ियाँ 1722 मीटर है। जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है इसकी सर्वोच्च जो शिखर है यह है धूपगढ़ 1350 मीटर है, और पंचमढ़ी के निकट महादेव पर्वत पर यह स्थित है। आगे, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है?
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला भारत का पहला भारतीय शहर है वो है गाइस अहमदाबाद। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में संघाई त्यौहार मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर में। ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे गाइस जो संघाई त्यौहार है यह प्रतिवर्ष मणिपुर राज्य में ही मनाया जाता है और 21 से लेकर के 30 नवंबर तक मणिपुर में ये मनाया जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार का नाम तवांग है जो हर साल 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये गाइस आपके भूगोल के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। जो बुक्स में दिए गए थे रोजगार पब्लिकेशन बुक में वो सब मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी गाइस आपका इसके बाद चैप्टर आता है वो आता है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक। तो गाइस उसे हम आगे वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी, ये पूरी सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक एसएससी जीडी की क्लास की हर एक नई अपडेट की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है वह सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से एक बार लाइक जरूर कर दें। नमस्कार, अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।